जंगल की उस खामोशी के बाद जहां जहर और साजिशों का साया मंडरा रहा था, अब हालात थोड़े और बिगड़ रहे थे। अवनी और प्रियंका अभी तक उस डरावने मंजर से उबर नहीं पाई थी। गौतम की हालत देखकर दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। गौतम, तुम्हें क्या हो रहा है? प्लीज कुछ बोलो। गौतम के चेहरे पर हल्की पीड़ा की लकीरें उभर आई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी जो हर तूफान को निगल जाने का हौसला रखती थी। प्रियंका भी उसके पास झुकी और डर के मारे उसकी सांसें उलझने लगी। गौतम सर, आपको क्या हो गया है? पर जो दोनों को नहीं पता था वो ये था कि गौतम के शरीर में वो रहस्य छिपा था जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता था। उसके अंदर छुपी हीलिंग पावर धीरे धीरे उसका हर जहरीला असर निगल रही थी। कुछ ही मिनटों में गौतम ने अपने सीने को सीधा किया और उसकी सांसें फिर से सामान्य हो गईं। उसके माथे पर आया पसीना गवाही दे रहा था कि वो जहर सच में खतरनाक था, पर गौतम और भी ज्यादा खतरनाक था। क्या तुम ठीक हो? मैं डर गई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं अवनी, बस थोड़ी थकावट थी। पर अवनी का मन अब भी संतुष्ट नहीं हुआ था। उसे वो बेचैनी परेशान कर रही थी जो अंदर से लगातार उसे कह रही थी कि गौतम कुछ छिपा रहा है। नहीं गौतम, अब और बहाने नहीं चलेंगे, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अवनी मैं ठीक हूं सच में। मैंने कहा ना, चलो। गौतम को लगा अगर उसने और बहस की तो शायद अवनी को उसकी सुपर पावर पर शक हो सकता है। उसने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और दोनों प्रियंका के साथ गाड़ी में बैठकर पास के शहर की ओर निकल गए। रास्ते में एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, झुनझुनवाला क्लिनिक 1.2 किलोमीटर अहेड। वहीं पास के गांव का इकलौता क्लिनिक। जब वो क्लिनिक पहुंचे तो वहां पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। दर्द, उम्मीद और लाचारी की तस्वीरें क्लिनिक के बाहर की भीड़ में साफ झलक रही थी। अवनी गौतम को प्रियंका के साथ बेंच पर बिठाकर खुद अंदर अपॉइंटमेंट लेने चली गई। तभी गौतम की नजर अपने बगल में बैठी एक औरत पर पड़ी जो अपनी छोटी बच्ची को गोद में लिए रो रही थी। आप रो क्यों रही हैं? आपकी बच्ची को क्या हुआ है? गौतम की बात सुनकर वो औरत और ज्यादा रोते हुए बोली, डॉक्टर झुनझुनवाला ने कहा है कि मेरी बच्ची को कैंसर है। इसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है और इसके पिता भी अब हमारे साथ नहीं रहते। फिर मैं इतने पैसे कहां से लाऊं साहब? गौतम का मन भीतर से हिल गया। उस औरत के हाल देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो एक गरीब घर से थी। गौतम ने उस बच्ची की नब्ज पकड़ी। तभी एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उस बच्ची के शरीर में कैंसर था ही नहीं। पर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फिर डॉक्टर ने उसे कैंसर डिटेक्ट क्यों किया था। तभी अवनी डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकलकर गौतम और प्रियंका के पास वापस आई। चलो गौतम, हमारा नंबर आ गया है। गौतम को समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी भीड़ होने के बावजूद भी उसका नंबर इतनी जल्दी कैसे आ गया था, और वो भी तब जब बाकी के मरीज उससे पहले वहां आए थे। पर इतनी जल्दी? मैंने कंपाउंडर को 5,000 रुपए दिए और उसने इमरजेंसी में हमें पहले आने को बोला। गौतम ये सुनकर चौंक गया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इमरजेंसी केस देखने के लिए डॉक्टर कोई पैसे चार्ज कर सकता था, और वो भी 5,000 रुपए। पर उसने अवनी से बहस करना जरूरी नहीं समझा और उसके और प्रियंका के साथ डॉक्टर के चैम्बर में चला गया। डॉक्टर झुनझुनवाला का चैम्बर एक पुरानी सी अलमारी और बदबूदार पर्दे के बीच बना था। एक कुर्सी पर घिसी हुई चादर और दीवार पर टंगी फटी एनाटॉमी चार्ट उस जगह की असलियत बयां कर रही थी। जैसे ही गौतम उस चैम्बर में दाखिल हुआ, डॉक्टर झुनझुनवाला अपना चश्मा नीचे करते हुए गौतम को एक पैनी नजर से देखकर रूखे शब्दों में बोला, तो आप है मरीज, चलिए पल्स दिखाइए। डॉक्टर ने पल्स चेक की और फिर गौतम की छाती पर स्टेथोस्कोप रखकर दिखावे के तौर पर कुछ गहरी सोच में डूब गया। आपके शरीर में एक बहुत ही जहरीला इन्फेक्शन है, इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो। डॉक्टर के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस देखकर अवनी घबरा गई। क्या ऑपरेशन? अवनी डर से कांप उठी। उसे लगा नहीं था कि डॉक्टर गौतम को सर्जरी के लिए बोलेगा, पर गौतम ये भांप गया था कि आखिर उस डॉक्टर के मन में क्या चल रहा था। उसकी आंखें डॉक्टर पर टिकी थीं, जैसे किसी शिकारी की निगाह अपने शिकार पर होती है। तभी गौतम डॉक्टर को घूरते हुए सीरियस टोन में बोला, ऑपरेशन किस चीज का डॉक्टर? और क्या सबूत है आपके पास कि मेरे शरीर में कोई जहर फैला हुआ है? गौतम के सवाल पर डॉक्टर भड़क गया और तेज आवाज में बोला, सुनिए, मैं 25 साल से डॉक्टर हूं
और मैंने जो कहा वो फाइनल है। आपको तुरंत एडमिट करना होगा और इस ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे। फिलहाल आप ऑपरेशन से पहले 50,000 एडवांस जमा कर दीजिए, क्योंकि जरा सी भी देर हो गई तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। फिर मुझ पर दोष मत लगाइएगा। डॉक्टर की बात से अवनी और प्रियंका दोनों ही घबरा उठी थी। अवनी बेचैन होते हुए डॉक्टर से बोली, नहीं नहीं डॉक्टर, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप किसी भी तरह बस गौतम की जान बचा लीजिए। गौतम अब समझ चुका था कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक चालाक जालसाज था जो मजबूर लोगों को डराकर पैसे ऐंठता था। अब गौतम का गुस्सा धीरे धीरे उबाल पर आने लगा था, लेकिन फिर गौतम को लगा कि डॉक्टर झुनझुनवाला को सबक सिखाने के लिए बल की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी था। गौतम ने एक झूठी बेचैनी दिखाई और डॉक्टर से बोला, हाँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। 5 लाख की बात है तो मैं दे दूंगा। आप बस मुझे ठीक कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी लुटेरे को सोने की खान मिल गई हो। बहुत बढ़िया, नर्स ओटी तैयार करो, ऑपरेशन अभी होगा। ऑपरेशन थिएटर में गौतम को स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। अवनी और प्रियंका बाहर इंतजार कर रही थी। डॉक्टर झुनझुनवाला अपने स्टाफ के साथ आया। उसके हाथ में सिरिंज थी। उसने गौतम को एनेस्थीसिया देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सिरिंज गौतम की त्वचा में चुभाई, सुई टूट गई। यह देखकर डॉक्टर और उसके पूरे स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर का कंपाउंडर चौंकते हुए झुनझुनवाला से बोला, सर ये क्या हुआ? डॉक्टर झुनझुनवाला को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने खुद को समझाते हुए सोचा कि शायद वो सिरिंज काफी पुरानी होने की वजह से टिक नहीं पाई थी। वो चिढ़ते हुए अपने कंपाउंडर से बोला, क्या बकवास है, ये सिरिंज बेकार थी, दूसरी सिरिंज दो। दूसरी सिरिंज लाई गई और इस बार वो भी टूट गई। फिर तीसरी, चौथी और 5वीं भी। गौतम ने अब तक कुछ नहीं कहा था। वो बस अपनी आंखें बंद करके स्ट्रेचर पर शांत पड़ा था, पर मन ही मन वो मुस्कुरा रहा था। जब डॉक्टर झुनझुनवाला को कुछ समझ में नहीं आया तो वो चिढ़ते हुए अपने कंपाउंडर से बोला, तुम लोग ढंग की सिरिंज भी नहीं खरीद पाते हो, क्लोरोफॉर्म लाओ। डॉक्टर ने गौतम को क्लोरोफॉर्म सुंघाया, मगर उसकी सुपर पावर उसे किसी भी केमिकल के असर से बचा सकती थी। पर गौतम ने बेहोश होने का नाटक किया। जैसे ही डॉक्टर को लगा कि शिकार अब तैयार था, वो अपने स्टाफ की ओर मुड़ा और एक शैतानी हंसी के साथ बोला, चलो हो गया काम, अब आगे का ऑपरेशन शुरू करते हैं। इसकी किडनी कम से कम 2 लाख में तो बिकेगी, बाकी लीवर भी देखते हैं। सुना है दुबई के शेख को इसी ब्लड ग्रुप के लीवर की जरूरत है, उसके लिए वो पूरे 2 करोड़ दे रहा है। डॉक्टर झुनझुनवाला की बात सुनकर उसके स्टाफ के चेहरों पर भी शैतानी मुस्कान आ गई। पर जैसे ही डॉक्टर झुनझुनवाला ने स्कैल्पल से गौतम के शरीर को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा, मानो जैसे वो किसी हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया हो, जिसमें 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा हो। झटका लगते ही डॉक्टर झुनझुनवाला ओटी के कोने में जा गिरा। डॉक्टर क्या हुआ? उसी वक्त गौतम ने अपनी आंखें खोली और स्ट्रेचर से उठकर खड़ा हो गया। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर भौंचक के रह गए, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाई डोज क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करने के बाद भी गौतम होश में कैसे था। गौतम गरजते हुए जमीन पर पड़े हुए डॉक्टर झुनझुनवाला से बोला, तो बताओ डॉक्टर, तुम किस चीज का इलाज कर रहे हो? शहर निकालने का या ऑर्गन्स निकालने का? डॉक्टर हड़बड़ा गया। तुम तो बेहोश थे। वो बस दिखावा था डॉक्टर, अब असली खेल शुरू होता है। गौतम ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। तू लोगों से झूठ बोलकर ऑर्गन्स बेचता है, उनकी जान से खेलता है, अब तेरा खेल खत्म। डॉक्टर को अपनी जान खतरे में नजर आ रही थी। वो हवा में टंगे हुए अपने स्टाफ पर चिल्लाते हुए बोला, तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इसे और बचाओ मुझे। ओटी में मौजूद बाकी स्टाफ ने गौतम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गौतम के लिए वो सिर्फ मक्खियां थीं। एक एक को उठाकर उसने जमीन पर पटक दिया। ओटी का दरवाजा कांपने लगा। बाहर अवनी और प्रियंका को अंदर से आती हलचल की आवाज सुनाई दी। प्रियंका, ये अंदर से कैसी आवाजें आ रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है अवनी जी, पर ऐसी अजीब आवाजें आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाहर बैठे बाकी मरीज भी खड़े होकर ओटी की तरफ देखने लगे। तभी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे अचानक एक तेज आवाज के साथ खुल गए।
और बाहर बैठे सारे मरीज अवनी, प्रियंका सब अंदर के दृश्य को देखकर दंग रह गए। अचानक से वहां एक सन्नाटा पसर गया। गौतम ने डॉक्टर झुनझुनवाला के बाल पकड़े हुए थे और बाकी का स्टाफ जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा था। गौतम जैसे ही डॉक्टर झुनझुनवाला के बाल पकड़कर उसे ओटी के बाहर लेकर आया और उसे सबके बीच जमीन पर पटका। वहां मौजूद सभी लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहां चल क्या रहा था। तभी गौतम डॉक्टर झुनझुनवाला को देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने का वक्त आ गया है डॉक्टर। डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है और तुम उस नाम को बदनाम कर रहे हो। डॉक्टर घबराते हुए जमीन पर पड़ा था। कपट और लालच की चमक उसके चेहरे पर उजागर हो चुकी थी। गौतम ने सबके सामने डॉक्टर झुनझुनवाला का सच बयां किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में गुस्सा उतर आया। वहां मौजूद मरीजों और उनके परिवार के लोगों ने डॉक्टर झुनझुनवाला को जमीन से उठाया और उस पर भूखे जानवरों की तरह टूट पड़े। वो सब डॉक्टर को बुरी तरह से पीट रहे थे, क्योंकि उस डॉक्टर ने उन सब का इस्तेमाल किया था, जिससे उन सब की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। जब गौतम को लगा कि वहां मौजूद भीड़ डॉक्टर झुनझुनवाला को मार डालेगी, वो बीच में जाकर भीड़ को रोकते हुए बोला, तुम सब पहले शांत हो जाओ। इसे सजा जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपने हाथ खून से रंगने की जरूरत नहीं है। मरीजों ने अपने कदमों को रोका। डॉक्टर की सांसें लगभग थम गई थी, लेकिन उसके स्टाफ में भय फैल गया था। वो सब घुटन और शर्म से खामोश थे। तभी गौतम ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। फिरोज, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, जल्दी से पुलिस को लेकर यहां पहुंचो। सब बैठे पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वही औरत जिसकी बच्ची को कैंसर बता दिया था, जोर जोर से रोने लगी। न जाने अब मेरी बच्ची का क्या होगा। तभी गौतम उसके पास गया और उसकी बच्ची की नब्ज एक बार फिर चेक की। प्लीज आप शांत हो जाइए। आपकी बच्ची को कैंसर नहीं है, बस इसके स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। उस औरत की आंखों में एक चमक आ गई और वो उम्मीद से गौतम की आंखों में देखने लगी। उसी के साथ सभी लोग हैरान थे कि इतने सालों से वो सब झूठ का इलाज झेल रहे थे। तभी गौतम ने उस बच्ची को एक बेंच पर लिटाया और उसकी पीठ पर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देने लगा। कुछ मिनटों में बच्ची की हालत में एक चमत्कारी सुधार हुआ। उसकी सांसों में पहले जैसी कसावट नहीं रही और वो उठकर बैठ गई। उस औरत की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो रोते हुए गौतम के पैरों पर गिर गई। अवनी और प्रियंका की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था। वहीं बाकी के मरीज भी गौतम को किसी मसीहा की तरह देख रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई पड़ी। फिरोज अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ क्लिनिक में दाखिल हुआ। गौतम साहब, जैसा आपने कहा था मैं पुलिस को लेकर आ गया हूं, बताइए किसे गिरफ्तार करना है। गौतम ने इशारा किया और पुलिस डॉक्टर झुनझुनवाला और उसके स्टाफ को पकड़कर थाने के लिए ले गई। सभी मरीजों ने एक राहत की सांस ली। तभी गौतम धीरे से फिरोज से बोला, फिरोज, इन मरीजों का अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाओ। जितना खर्च आए मैं खुद बेयर करूंगा, ओके? क्लिनिक शांत हो चुका था और सभी लोग गौतम का धन्यवाद दे रहे थे। अवनी और प्रियंका की आंखों में भी चमक थी और होठों पर मुस्कुराहट। गौतम फिरोज को एक किनारे ले जाते हुए बोला, फिरोज, तुम्हारे लिए एक काम है। यहाँ आने से पहले 2 किलर्स ने हम पर हमला किया था। तुम्हें यह पता लगाना है कि आखिर वो दोनों किलर्स किसके कहने पर आए थे। फिरोज ने अपना सिर हां में हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान न हो गौतम साहब, मैं इस बात की जड़ तक जाकर रहूंगा। लेकिन एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है और उसका जवाब सिर्फ आप ही मुझे दे सकते हैं। गौतम ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि वो समझना चाह रहा था कि आखिर फिरोज उससे क्या सवाल करना चाह रहा था। फिरोज को कौन सा सवाल परेशान कर रहा था? क्या फिरोज उन किलर्स के बारे में पता लगा पाएगा? क्या गौतम और अवनी की जान अभी भी खतरे में थी? मुझे गलत मत समझिएगा गौतम साहब, पर पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आपका सारा फोकस सिद्धा फार्मा के लिए काम करने में है। मुझे डर है कि कहीं आप इस चक्कर में अपना असली मकसद तो नहीं भूल गए, अपने मां बाप के कातिल को ढूंढना। फिरोज की बात सुनकर गौतम एक पल के लिए किसी मूर्ति की तरह जम गया और एक टक नजर से फिरोज को देखता रहा। वहीं गौतम को सीरियस खड़ा देख फिरोज को भी हिचकिचाहट होने लगी थी। उसे समझ में आ गया था कि शायद वो गौतम के सामने बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा ही बोल गया था, जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो गौतम से माफी मांगने ही वाला था कि तभी अचानक गौतम के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जिसने फिरोज की क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। मैं समझ सकता हूं फिरोज,
तुम्हारा सवाल करना बिल्कुल जायज है, लेकिन सच कहूं तो मैं अपना मकसद भूला नहीं हूं, बल्कि मैं खुद को तैयार कर रहा हूं। तैयार? किस चीज के लिए गौतम साहब? गौतम ने फिरोज के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मैं इतना तो समझ ही गया हूं फिरोज कि मेरे परिवार के दुश्मन बहुत शातिर हैं और उनकी मुझ पर हर वक्त नजर है। मैं बस उन्हें यह दिखाना नहीं चाहता कि मैं उनके सुराग ढूंढ रहा हूं। सिद्धा फार्मा में काम करते हुए मैं चाहता हूं कि वो मुझे लेकर लापरवाह हो जाए। उन्हें लगे जैसे मुझे उनकी कुछ पड़ी ही नहीं है। वो लापरवाह होंगे और गलती कर बैठेंगे। बस वही सही वक्त होगा मेरा उन पर वार करने का। फिरोज को गौतम की बात समझ आई और वो एक स्माइल के साथ बोला, मानना पड़ेगा गौतम साहब, आपकी सोच सच में हम सब से आगे है। आज मुझे आपसे जिंदगी का एक और सबक सीखने को मिला। जरूरी नहीं हर बार हड़बड़ाहट में ही फैसले लिए जाएं। कभी कभी सब्र रखना भी जरूरी होता है। गौतम से विदा लेकर फिरोज वहां से चला गया। तभी अवनी धीरे से गौतम के पास आई। उसके चेहरे पर सुकून था, पर सवाल भी। वो गौतम को एक कोने में अकेला पाकर उससे बोली, गौतम, तुम्हें कैसे पता उस बच्ची को कैंसर नहीं है? तुमने तो बस उसकी नब्ज देखी थी। गौतम को एक पल को लगा कि वो सब कुछ बता दे, अपने अंदर के मेडिकल जीनियस की सच्चाई, अपनी वो लाइफ जिसमें उसने दुनिया की नजरों से छुपकर बड़ी बड़ी सर्जरीज की थी। पर फिर उसे एहसास हुआ कि यह सही वक्त नहीं था उस राज को खोलने का। वो बहाना बनाते हुए अवनी से बोला, मैंने बस कुछ डॉक्टर्स को असिस्ट किया है, पहले थोड़ा बहुत सीखा है वहीं से। इसी वजह से मैं समझ गया कि वो बच्ची एकदम ठीक है। गौतम का जवाब जितना सीधा था उतना ही सोच समझकर दिया गया था, मगर अवनी उसकी आंखों में झांक रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, सच या फिर कोई यकीन। तुम बहुत अलग हो गौतम। जो तुमने आज किया उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। ये कहते हुए अवनी की आंखें नम हो गईं। वो गौतम के सीने से लग गई। गौतम ने एक पल को खुद को रोकना चाहा, लेकिन फिर उसके हाथ भी अवनी के इर्द गिर्द लिपट गए। वो पल खामोश था, मगर दिलों की गूंज उसमें शामिल थी। दूसरी ओर प्रियंका कुछ दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अलग जंग चल रही थी। उस जंग में पछतावा था, गिल्ट था और एक गहरा सवाल। मैंने ऐसा क्यों किया? अवनी और गौतम के बीच दरार डालने की कोशिश क्यों की? सिर्फ उस माहिरा के कहने पर, जो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मेरी भी बलि चढ़ाने को तैयार है। प्रियंका ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके जहन में गौतम की वो आंखें घूम रही थी जिसमें सिर्फ सच्चाई थी। उसकी वो मदद जो बिना कुछ मांगे मिली थी, वो प्रोटेक्शन जो गौतम ने उसे उन कातिलों से दी थी। बस अब और नहीं, अब मैं उस माहिरा का साथ नहीं दूंगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अवनी ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया। प्रियंका, हमें निकलना चाहिए। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दे। तीनों क्लिनिक से बाहर निकले। आसमान में बादल अब छटने लगे थे, जैसे प्रकृति भी इस कहानी का रुख बदलते देख रही हो। रास्ता शांत था। कार में कोई ज्यादा बात नहीं हुई। गौतम गाड़ी चला रहा था। अवनी उसके बगल में थी और प्रियंका पीछे बैठी थी, अपनी ही सोचों में गुम। कुछ देर बाद गाड़ी एक सधे हुए अंदाज में एक पुराने बंगलों के सामने रुकी। यही प्रियंका का घर था। प्रियंका, अपना ध्यान रखना। प्रियंका ने एक हल्की स्माइल से अवनी की बात का जवाब दिया। तभी गौतम भी प्रियंका से बोला, आज तुमने बहुत कुछ झेला है, इसलिए कल ऑफिस मत आना, रेस्ट करना। प्रियंका ने दोबारा से हाँ में अपना सिर हिलाया और वो गाड़ी से उतरकर अपने घर की ओर चल दी। गौतम और अवनी प्रियंका को सी ऑफ करके अपने घर के लिए निकल गए। अपनी सोच में डूबी प्रियंका अभी अपने घर में घुसी ही थी कि जैसे ही उसने अपने लिविंग एरिया की लाइट्स ऑन की, अपने सामने किसी को सोफे पर बैठे देख उसकी जान सूख गई, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि माहिरा बैठी थी। प्रियंका की आंखें जैसे ठहर गई थी। उसके घर की वो शांति जो हमेशा उसे सुकून देती थी, अब एक डरावनी चुप्पी बन चुकी थी। माहिरा की मौजूदगी उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। माहिरा प्रियंका को ऐसे घूर रही थी मानो जैसे उसका शिकार उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। प्रियंका के कदम ठिठक गए, उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी माहिरा अपने दांत पीसते हुए प्रियंका से बोली, तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगी? प्रियंका की सांसें तेज हो गईं। उसने एक झटके में खुद को संभाला और अपने अंदर का डर दबाते हुए माहिरा की तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो माहिरा? ओह वाह, माहिरा जी से सीधे माहिरा। सवाल तुम नहीं करोगी प्रियंका,
बल्कि सिर्फ जवाब दोगी। और जवाब इस बात का होना चाहिए कि गौतम और अवनी अब भी साथ क्यों है। प्रियंका ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अब डर में नहीं थी, उसके अंदर कुछ टूट चुका था। क्योंकि गौतम एक अच्छा इंसान है और तुमने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो काम अब मैं नहीं करूंगी। माहिरा तेजी से अपनी कुर्सी से उठी। उसके कदमों की आवाज भी प्रियंका को कांपने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन प्रियंका अपनी जगह पर वैसे ही खड़ी रही। माहिरा अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। क्या कहा तुमने? अब तुम मेरा काम नहीं करोगी? हाँ, तुमने सही सुना। और तुमने जो गौतम को मारने के लिए वो 2 हत्यारे भेजे थे, वो मुझे भी मार सकते थे। ये तुमने नहीं सोचा था माहिरा? माहिरा के चेहरे पर एक पल को हैरानी आई, फिर एक भयानक मुस्कान ने उसे ढक लिया। तो अब तुम्हें इंसानियत याद आ गई प्रियंका? उस वक्त तुम्हें ये इंसानियत क्यों नहीं याद आई जब मैंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ी थी? प्रियंका की आंखें भीग गईं। उसके चेहरे पर एक दर्द झलक पड़ा था, लेकिन अब वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। तुमने मुझे धोखा दिया है माहिरा, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं गौतम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। माहिरा की आंखों में आग जलने लगी थी। वो गुस्से से पलटी और अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसने किसी को वीडियो कॉल लगाया और मोबाइल प्रियंका के सामने कर दिया। ये देखो प्रियंका, शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। स्क्रीन पर एक झकझोर देने वाला लाइव वीडियो चल रहा था। एक कमरे में एक कमजोर सी लड़की कुर्सी से बंधी बैठी थी। उसके आसपास कुछ गुंडे खड़े थे। लड़की कांप रही थी, रो रही थी, और तभी उन गुंडों में से एक ने उसे बिजली की तार से झटका दिया, जिससे वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस लड़की की दर्द भरी चीखें सुनकर मानो प्रियंका का दिल जैसे रुक सा गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके होंठ कांपने लगे। नहीं मायरा, ये बंद करो। ये क्या कर रही हो तुम? बस एक बटन दबाना है प्रियंका, और तुम्हारी बहन का नाम इतिहास से मिट जाएगा। प्रियंका एक पल के लिए कुछ भी नहीं कह पाई। उसका दिल तड़प उठा था। उसके चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। तुम्हें लगा तुम मुझे मना करोगी और मैं कुछ नहीं करूंगी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है प्रियंका। तुम इंसान नहीं हो माहिरा, हैवान हो। प्रियंका से खुद के लिए हैवान शब्द सुनकर मानो माहिरा को एक गर्व सा महसूस हुआ। वो इतराते हुए बोली, इंसान नहीं हूं तभी तो जिंदा हूं, वरना इस दुनिया में इंसानियत सिर्फ कागजों में बची है। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन चीख रहा था, लेकिन उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। वो जानती थी कि अगर उसने इनकार किया तो उसकी बहन नहीं बचेगी। आखिर में हार कर प्रियंका बोली, ठीक है, मैं करूंगी तुम्हारा काम, पर प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना। माहिरा की मुस्कान और भी जहरीली हो गई। उसने फोन पर अपने आदमियों से रुकने को कहा और उसके आदमियों ने प्रियंका की बहन को बिजली के झटके देना बंद कर दिया। प्रियंका अब थक चुकी थी, लड़ते लड़ते, झूठ बोलते बोलते और अब झुकते झुकते। तभी माहिरा ने अपना फोन वापस अपनी पॉकेट में रखते हुए प्रियंका से कहा, अब सुनो, कल गौतम और अवनी को तुम्हारे जरिए अलग करने का अगला फेज शुरू होगा, और इस बार इस मिशन में तुम्हें खुद को खोना पड़े या गौतम को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी गलती हुई तो अगला झटका तुम्हारी बहन को नहीं बल्कि तुम्हें लगेगा। इतना कहकर माहिरा वहां से चली गई। प्रियंका का सिर अभी भी झुका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसका चेहरा एक बार फिर पत्थर बन चुका था। उसकी रूह कांप रही थी, मगर उसने अब अपने डर को चेहरे से हटा लिया था, क्योंकि प्रियंका के चेहरे की रेखाओं पर एक नई लड़ाई की शुरुआत साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह गौतम सिद्धा फार्मा के ऑफिस पहुंचा। वो जैसे ही अपने चैम्बर में गया, उसे प्रियंका पहले से वहां बैठी हुई दिखाई दी, हमेशा की तरह सजी संवरी, प्रोफेशनल अंदाज में। लेकिन आज उसकी आंखों में वो यूजुअल चमक नहीं थी। चेहरे पर एक गहरी थकान और मन में छिपा कोई भारी बोझ साफ झलक रहा था। अरे प्रियंका, तुम आज ऑफिस क्यों आई? मैंने कहा था ना कि तुम घर पर रहकर रेस्ट करना। प्रियंका की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे जो उसकी नींद और बेचैनी की गवाही दे रहे थे। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं घर पे रहकर बोर हो जाती हूँ सर, ऊपर से ऑफिस में इतना काम है। अगर मैं आज ना आती तो कल को मेरे लिए ही हेक्टिक हो जाता। गौतम ने गौर से देखा।
कुछ तो था जो प्रियंका छिपा रही थी। उसकी आवाज में थकान थी, उसकी आंखों में एक अनकहा डर। सब ठीक है ना प्रियंका? तुम कुछ परेशान लग रही हो। प्रियंका ने एक पल के लिए नजरें झुका ली, फिर मुस्कुराई। वो मुस्कान जो सच्ची नहीं थी, बस एक नकाब थी उसके अंदर की उलझनों पर। नहीं सर, सब ठीक है। शायद नींद पूरी नहीं हो पाई। गौतम ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो जानता था कि प्रियंका कोई आम लड़की नहीं थी, और अगर वो कुछ छिपा रही थी तो जरूर वो कोई गहरी बात थी। प्रियंका, मुझे पता है कि तुम कल की बात से अपसेट हो। अवनी ने जो कुछ भी कहा उसने तुम्हें हर्ट किया होगा। मैं जानता हूं कि वो गलत था, और शायद मेरी वजह से ही ऐसा हुआ। प्रियंका ने एक पल को आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेज धड़कने लगा। गौतम के मुंह से ये बात सुनकर उसे और गिल्ट हुआ। उसे गौतम से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो उल्टा गौतम उसे सॉरी कह रहा था। गौतम ने आगे कहा, अवनी ऐसी नहीं है प्रियंका, वो बस थक गई थी इमोशनली। तुम जानते हो, किसी भी वाइफ के लिए वो मोमेंट मुश्किल होता है जब वो अपने पति को किसी और औरत के होटल रूम से निकलते हुए देखती है। प्रियंका की आंखें भर आईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसके होंठ कांपे और उसने खुद को जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दिखाया। इट्स ओके सर, जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, बट आई कैन अंडरस्टैंड। इसमें आपकी या अवनी मैम की कोई गलती नहीं थी। गौतम ने राहत की सांस ली। वो नहीं चाहता था कि प्रियंका उसे अनकंफर्टेबल फील करे। एक ऑकवर्ड साइलेंस के बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। कुछ मिनट बीते ही थे कि गौतम ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसी के सुर में बात छेड़ी। बाय द वे, कल की मीटिंग कैंसिल हो गई थी, बट ऑब्वियस रीजंस की वजह से। तो आज डॉक्टर दवे से दोबारा मीटिंग फिक्स करो, लेकिन इस बार स्वीट रूम नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट में। होटल के अंदर ही सही, लेकिन सेफ जोन में, क्योंकि इस बार अगर मीटिंग कैंसिल हुई तो दिव्यंका मुझे नहीं छोड़ेगी। प्रियंका उसकी इस बात पर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर थोड़ी सी जान वापस लौटी। नोटेड सर, आई शेड्यूल इट राइट अवे। प्रियंका अपने लैपटॉप पर मीटिंग शेड्यूल करने लगी, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। जैसे ही उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा, सेंडर का नाम देखकर उसकी रूह कांप गई। वो मैसेज माहिरा का था, जिसमें लिखा था, याद है ना, आज तुम्हें अपना काम खत्म करना है। प्रियंका के होंठ सूख गए, उसकी उंगलियां कांप गईं। उसने तुरंत मोबाइल को उल्टा करके टेबल पर रख दिया और एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ गौतम था, जिसकी मासूमियत अब उसे गिल्ट में डुबो रही थी, और दूसरी तरफ माहिरा, जो हर बार उसकी मजबूरी को हथियार बनाकर उसे यूज कर रही थी। लेकिन प्रियंका ने उस बेचैनी को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने गौतम की तरफ देखा और एक बार फिर वही झूठी मुस्कान ओढ़ ली। सर, मीटिंग कंफर्म हो गई है। 7 बजे रेस्टोरेंट में शेड्यूल कर दी है। ग्रेट, लेट्स क्लोज दिस डील टुडे। गौतम अपनी फाइल्स में व्यस्त हो गया, लेकिन प्रियंका की दुनिया एक बार फिर उलझने लगी थी। अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि उस शाम को वो क्या करने वाली थी, पर जो कुछ भी उसे करना था उसके लिए वो खुद को तैयार कर रही थी, वो भी मजबूरी में, क्योंकि उस शाम वो एक बहुत ही खतरनाक काम को अंजाम देने वाली थी। आखिर शाम को प्रियंका ऐसा क्या करने वाली थी? क्या अपनी बहन को बचाने के लिए प्रियंका किसी भी हद तक जा सकती थी? क्या प्रियंका की सच्चाई से गौतम कभी वाकिफ होगा? शाम के वक्त गौतम प्रियंका के साथ डॉक्टर दवे से मीटिंग करने गैलेक्सी होटल के लिए रवाना हुआ। कार की खिड़की से आती हल्की हवा में भी एक बेचैनी थी, जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। गौतम ड्राइविंग सीट पर शांत बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बीच बीच में प्रियंका के चेहरे पर जा टिकती थीं, जो खिड़की से बाहर देखती हुई चुपचाप बैठी थी। आज प्रियंका कुछ ज्यादा ही गुमसुम थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे, जिनके जवाब वो शायद खुद नहीं जानती थी। तुम बहुत शांत हो आज, सब ठीक है ना प्रियंका? प्रियंका ने उसकी ओर देखा नहीं, बस एक हल्की मुस्कान देकर हां में सिर हिलाया, पर उसका चेहरा कह रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ सर, सब ठीक है, बस मीटिंग के बारे में सोच रही हूँ। गौतम ने मुस्कुराकर उसकी बात को टाल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि प्रियंका कुछ छुपा रही थी, और वो सच भी था, क्योंकि प्रियंका के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसके जहन में माहिरा की धमकी गूंज रही थी, साथ ही वो लाइव वीडियो भी, जिसमें उसकी बहन को बिजली के झटके दिए जा रहे थे। वो चीखें, वो दर्द, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद नॉर्मल एक्सप्रेशंस उसने इतनी गहराई से ओढ़े हुए थे कि गौतम भी धोखा खा जाए।
कार अब शहर से बाहर निकलकर एक सुनसान रास्ते पर थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक कार झटका खाकर रुको। लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं चेक करता हूं। गौतम ने कार का दरवाजा खोला और उतरकर बोनेट खोलने लगा। उसके हाथों ने जल्दी से इंजन की वायरिंग चेक करना शुरू कर दिया। प्रियंका की सांस अटक गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कांपने लगी क्योंकि अब वो करने का समय आ गया था जिसके लिए माहिरा ने उसे चुना था। उसने अपने बाएं कान की बाली को छुआ। एक खूबसूरत सी डिजाइनर ईयरिंग जिसमें छुपा था एक जहरीला हथियार, एक सुई जो बटन दबाते ही निकलती और सामने वाले के शरीर में जाकर जहर घोल देती। प्रियंका धीरे से कार से उतरी और गौतम से कुछ कदम की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई जिससे गौतम उसे ठीक से देख न सके। वो गौतम की गर्दन को निशाना बना रही थी और कुछ ही सेकंड्स में गौतम उसका शिकार बनने वाला था। प्रियंका ने कांपते हाथों से वो बटन दबाया, लेकिन उसी वक्त गौतम इंजन के और करीब झुक गया। सुई हवा चीरती हुई निकली और सीधी जाकर सड़क के दूसरी ओर खड़े एक पेड़ में धंस गई। पेड़ का तना नीला पड़ गया। सुई का जहर अपना काम कर चुका था, लेकिन लक्ष्य चूक गया। प्रियंका की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो चौंकी और डर भी गई। उसकी सांस अटक गई थी। उसका निशाना चूक गया था और अब उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। गौतम ने इंजन को ठीक किया और बोनेट बंद कर दिया। फिर उसने प्रियंका की ओर देखा जिसका चेहरा अभी भी तनाव में था। क्या हुआ प्रियंका, तुम्हारा चेहरा कुछ परेशान लग रहा है। प्रियंका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए उसने गौतम को जवाब दिया। कुछ नहीं सर, बस मीटिंग में देर हो रही है, उसी की चिंता है। गौतम ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजरें कुछ और कह रही थी। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी काफी टाइम है, चलो कार में बैठो। प्रियंका चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और उसका दिल मानो किसी तूफान की तरह धड़क रहा था। गौतम ने धीरे से कार का बोनेट बंद किया, लेकिन जैसे ही वो कार के अंदर बैठने वाला था, उसने एक पल के लिए मुड़कर उस पेड़ की ओर देखा। पेड़ का तना अब भी नीला था और गौतम की सेंसिंग पावर ने खतरे को भांप लिया था। उसे पता था कि वहां कुछ गलत हुआ था। उसे सुई तो नहीं दिखी, लेकिन उसके अंदर की शक्ति ने साफ संकेत दे दिया था कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन गौतम ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो नहीं चाहता था कि प्रियंका को पता चले कि उसे उस पर शक हो गया था। उसने कार का दरवाजा खोला, बैठा और बिना कुछ कहे कार स्टार्ट की। कार आगे बढ़ गई, लेकिन उस कार में अब सन्नाटा नहीं था। वहां था एक ऐसा तनाव जो किसी बड़े तूफान से पहले का था। गैलेक्सी होटल की चमचमाती पार्किंग एरिया में गौतम की गाड़ी धीरे से आकर रुकी। सूरज ढलने लगा था और आसमान पर नारंगी शाम की परछाइयां फैल चुकी थी। ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही थी, पर गौतम के दिल में उस वक्त हलचल थी। उसने एक नजर अपने साथ बैठी प्रियंका पर डाली, जो पहले से कुछ ज्यादा ही खामोश और परेशान दिख रही थी। उसके चेहरे पर थकान तो थी ही, पर साथ ही किसी छिपी हुई उलझन की परतें भी साफ झलक रही थी। चलो प्रियंका, अंदर चलते हैं, डॉक्टर दवे इंतजार कर रहे होंगे। प्रियंका ने जबरन हल्की मुस्कान दी और बिना कुछ कहे गौतम के साथ गाड़ी से उतरकर होटल की तरफ चल दी। अंदर जाने तक दोनों ने कोई बात नहीं की। गैलेक्सी होटल का रेस्टोरेंट का एम्बियंस हमेशा की तरह राजसी लग रहा था। ऊंचे शैंडिलियर्स, चमचमाती मार्बल फ्लोरिंग और क्लासी म्यूजिक ने माहौल को ग्रैंड बना रखा था। रिसेप्शन से होते हुए दोनों होटल के रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, जहां पहले से ही एक कोने में बैठकर डॉक्टर दवे कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। गौतम, फाइनली, इट्स बीन अ व्हाइल, प्लीज हैव अ सीट। गुड इवनिंग डॉक्टर दवे, दिस इज प्रियंका, माय न्यू असिस्टेंट। डॉक्टर दवे और प्रियंका एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए और फिर तीनों ने बैठकर बातचीत शुरू की। डॉक्टर दवे एक जाने माने वेस्टर्न मेडिकल एक्सपर्ट थे और उन्हें मॉडर्न साइंस और एडवांस फार्मा रिसर्च पर बेहद गर्व था। यू नो गौतम, द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट। हर महीने कोई नई बीमारी सामने आ जाती है। पैंडेमिक्स, म्यूटेशंस, रेजिस्टेंट वायरसेस। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपने डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए ऐसी कंपनी से डील करना चाहता हूं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस से डील करें, ना कि पुराने तरीकों से, जैसे कि आयुर्वेदा। गौतम मुस्कुराया। उसने इस तरह की बातें पहले भी सुनी थी, पर आज का दिन उसे अलग साबित करना था। डॉक्टर दवे, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से इनकार नहीं करता, पर आप खुद भी जानते हैं कि आयुर्वेदा भारत की एक महान विरासत रही है। हजारों साल पहले, जब दुनिया बीमारियों के नाम भी नहीं जानती थी, तब हमारे ऋषियों ने सैकड़ों रोगों का इलाज ढूंढ लिया था।
ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं था, ये जीवन जीने की एक शैली थी। प्रिवेंशन, क्योर और बैलेंस। इंटरेस्टिंग, पर प्रूफ कहां है गौतम? कोई क्लिनिकल एविडेंस, कोई ह्यूमन ट्रायल डेटा? गौतम ने प्रियंका की तरफ देखा और मुस्कुराकर इशारा किया। प्रियंका, कल्पभद्रा हर्ब टॉनिक का एक सैंपल देना जरा। प्रियंका थोड़ी हिचकिचाई, पर उसने बैग से एक छोटी सी हरे रंग की शीशी निकालकर गौतम को दे दी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर उसने एक नकली स्माइल बना रखी थी। गौतम डॉक्टर दवे को वो शीशी दिखाते हुए बोला, यह सिद्धा फार्मा का बनाया एक आयुर्वेदिक सैंपल है। जहां एंटीबायोटिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वहीं हमारी बनाई मेडिसिन न सिर्फ बीमारियां ठीक करती हैं, बल्कि इसे एक नॉर्मल इंसान भी विटामिन की तरह पी सकता है, और वो भी बिना साइड इफेक्ट्स हुए। आई डोंट बिलीव दिस गौतम, हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। गौतम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी से आपके सामने पी कर दिखाता हूं। प्रियंका के जहन में एक तूफान चल रहा था। माहिरा ने आज का आखिरी आदेश उसे दे दिया था कि किसी भी हाल में गौतम का खेल खत्म करना था। पिछली बार नीडल असफल रही थी, इसलिए अब उसने प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया था। उस टॉनिक की जगह माहिरा ने उसे एक हर्बल जैसी दिखने वाली दवा दी थी, जिसमें एक खतरनाक पॉइजन था। गौतम ने जैसे ही उस शीशी का ढक्कन खोला, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये फेमिलियर नहीं थी। उसकी इंस्टिंक्ट्स ने तुरंत उसे चेताया। उसने शीशी को अपनी नाक के पास ले जाकर फिर से सूंघा, और तभी उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए एक चमक आई। वो समझ गया था कि उसमें कुछ गड़बड़ थी। वो प्रियंका से बोला, ये वही फॉर्मूला है ना जो हम लोग हमेशा से यूज कर रहे हैं? एक पल के लिए प्रियंका घबराई, लेकिन फिर झूठ कहते हुए बोली, ये सर, ये वही है। प्रियंका की आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें नीची कर लीं ताकि गौतम उसकी आंखों में गिल्ट ना देख सके। डॉक्टर दवे गौर से सब कुछ देख रहे थे। गौतम समझ गया था कि उस शीशी में जहर था, लेकिन वो डॉक्टर दवे के सामने अपनी बोली बात और आयुर्वेदा की इंसल्ट नहीं होने दे सकता था। इसलिए हिम्मत करते हुए गौतम ने एक ही घूंट में वो पूरी शीशी पी ली। कुछ सेकंड्स तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन फिर गौतम की आंखों की पुतलियां हल्की डगमगाने लगी। उसके शरीर में एक अनजानी बेचैनी दौड़ पड़ी। उसने गहरी सांस ली, पर उसके फेफड़ों को जैसे कुछ अजनबी दबाव ने जकड़ लिया हो। गौतम समझ गया था कि वो धीमा लेकिन जानलेवा जहर है। अगर उसने अभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट नहीं किया तो हालत गंभीर हो सकती थी। वहीं डॉक्टर दवे की नजर अभी भी गौतम पर बनी हुई थी, जिनके सामने गौतम अपनी बेचैनी जाहिर नहीं कर रहा था। गौतम ने एक गहरी सांस लेकर ध्यान लगाया। उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी थी, और उस एनर्जी ने उस जहर को उसके अंदर ही खत्म कर दिया था। लेकिन गौतम उस बढ़ती एनर्जी को संभाल नहीं पाया, और तभी एक इनविजिबल एनर्जी वेव उसके शरीर से बाहर निकली। उस एनर्जी वेव की ताकत इतनी तेज थी कि पूरे रेस्टोरेंट की जमीन कुछ पल के लिए कांप उठी। चमचमाते ग्लास के गिलास एक दूसरे से टकराए, शैंडिलियर्स झूलने लगे, और हर किसी को लगा कि जैसे एक हल्का अर्थक्वेक आया हो। डॉक्टर दवे चौंकते हुए बोला, What the hell was that? Did you feel it? प्रियंका भी चौंक उठी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, लेकिन गौतम ने झट से अपनी आंखें खोली और पूरी गंभीरता से डॉक्टर दवे की तरफ देखा। डोंट वरी, शायद ये हल्का सा अर्थक्वेक था। एनीवे डॉक्टर, अब क्या आपको विश्वास हुआ कि आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? डॉक्टर दवे गौतम के चेहरे पर एक अलग ही एनर्जी देख पा रहे थे। उनकी हैरत का ठिकाना ना था। आखिरकार आयुर्वेदा ने उनका विश्वास जीत लिया था। लेकिन प्रियंका उलझन में थी, क्योंकि अभी तक तो उस जहर को अपना काम कर देना चाहिए था। उसे नहीं पता था कि इस बार भी उसका प्लान फेल हो गया था, और अब उसे यह डर सता रहा था कि गौतम को अगर जरा सा भी शक हो गया तो उसके लिए माहिरा से भी बड़ा तूफान बन सकता था। डॉक्टर दवे गौतम से डील फाइनलाइज करके रेस्टोरेंट से जा चुके थे, लेकिन प्रियंका के चेहरे पर घबराहट, हैरानी और एक नजर में गिल्ट भी साफ पढ़ा जा सकता था। वो गौतम को यूं सलामत देखकर अब भी शौक में थी। तभी गौतम प्रियंका की तरफ देखते हुए एक हल्की पर मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, काम पूरा हुआ, अब घर चले? प्रियंका ने खुद को संभाला और लड़खड़ाती आवाज में फेक स्माइल के साथ बोली, जी सर। प्रियंका गौतम से आंखें चुरा रही थी। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था, सवालों और पछतावे का। वो सोच रही थी आखिर गलती कहां हुई। दोनों धीरे धीरे गैलेक्सी होटल से बाहर निकले और गौतम की कार में जाकर बैठे। रास्ते भर प्रियंका चुप रही।
गौतम भी शायद कुछ महसूस कर चुका था, मगर उसने बातों का माहौल बनाकर हल्का करने की कोशिश की। वैसे तुम्हारे घर में और कौन कौन है प्रियंका? प्रियंका के चेहरे पर एक अजीब सी झिझक आ गई। एक पल को उसे लगा कि कहीं गौतम को कुछ पता तो नहीं चल गया। क्या उसे पता था कि उसकी बहन माहिरा के कब्जे में थी? मगर फिर प्रियंका ने खुद की ओवरथिंकिंग को रोकते हुए जवाब दिया। सर, मेरी फैमिली में ज्यादा कोई नहीं है, बस मेरी एक छोटी बहन है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते कहते प्रियंका की आवाज भर आई। आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसू गौतम से छिपा लिए। पर तभी गौतम ने अगला सवाल किया। और वो कहाँ है आजकल? प्रियंका ने दोबारा से खुद को संभाला और झूठ बोलते हुए कहा, वो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड गई हुई है। झूठ उसके मुंह से निकला, लेकिन दिल उसका चीख रहा था। गौतम ने कोई शक जाहिर नहीं किया। वो अब भी वैसे ही कैजुअल और शांत दिख रहा था। तभी प्रियंका अपने आप से आगे बोली, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बहन को जिंदगी में सब कुछ मिले। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तभी कार प्रियंका के घर के बाहर आकर रुकी। तुम्हारा घर आ गया प्रियंका। गुड बाय, टेक केयर। प्रियंका धीरे से कार से बाहर निकली और एक पल के लिए उसने गौतम की आंखों में देखा। गौतम का स्माइलिंग फेस देखकर प्रियंका के दिल में दोबारा से एक गिल्ट भर गया और वो फौरन अपनी नजरें फेरते हुए अपने घर की ओर चल दी। मगर गौतम अब भी वहीं रुका हुआ था, प्रियंका को जाते हुए सीरियस नजरों से देख रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने मन में बड़बड़ाया, प्रियंका, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा था जो जुबान नहीं कह रही थी। क्या मेरा शक सही है, या फिर तुम्हारे पीछे कोई मजबूरी है? गौतम अब भी कार में बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था फिरोज। गौतम ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से फिरोज की आवाज आई, गौतम साहब, पता चल गया है, जिन 2 किलर्स ने आप पर हमला किया था उन्हें माहिरा नहीं भेजा था। गौतम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, हाथ की मुट्ठी बंध गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। मगर फिरोज की अगली बात ने उसकी सांस मानो रोक ही दी। एक और बात, माहिरा की कल की आखिरी लोकेशन आपकी करंट लोकेशन के बेहद करीब थी। गौतम एक झटके में पलटकर प्रियंका के घर की तरफ जाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो महज इत्तेफाक था या कुछ और। तभी कॉल वेटिंग में एक और इनकमिंग कॉल आया, अवनी का। गौतम ने फिरोज का कॉल होल्ड पर डालकर जैसे ही अवनी का कॉल रिसीव किया, अवनी ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसने गौतम को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। आखिर अवनी ने गौतम से क्या कहा था? क्या गौतम को प्रियंका का सच पता लगेगा? क्या माहिरा प्रियंका के फेल होने पर उसे सजा देगी? गौतम अपनी कार को तेजी से चलाते हुए अपने विला की ओर बढ़ रहा था। उसका मन बेचैन था और आंखों में हल्की सी चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। जैसे ही उसकी कार विला के मेन गेट पर रुकी, उसने बिना देरी किए कार का दरवाजा खोला और अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही गौतम लिविंग एरिया में दाखिल हुआ, उसकी नजर सोफे पर लेटी एक औरत पर पड़ी जिसके आसपास अवनी और रिया खड़ी थी। गौतम को कुछ ही पलों में समझ में आ गया कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि गीता थी। मम्मी जी? उसकी आवाज में हैरानी और उलझन दोनों झलक रही थी। वो एक पल के लिए ठिठका और फिर तेजी से सोफे के पास पहुंचा। गीता की हालत बेहद कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर थका हुआ। अवनी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ मम्मी जी को? अवनी काफी घबराई हुई लग रही थी और उसकी आवाज बेचैन थी। वो गौतम को पूरी बात बताते हुए बोली, आई एम सॉरी गौतम, मैं तुम्हें फोन पर पूरी बात नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी घर आने को कहा। एक्चुअली शाम को मुझे एक अनजान आदमी का कॉल आया था, मॉम के नंबर से। उसने कहा कि एक औरत रेलवे स्टेशन पर बेहोश पड़ी मिली है और उसके फोन में मेरा नंबर सेव था। मैं समझ गई कि वो मॉम ही है, इसलिए मैं वहां जाकर इन्हें सीधा यहाँ ले आई। गौतम की नजर अब गीता के चेहरे पर टिक गई थी। वो अब भी अजनबी सी दिखने वाली मासूमियत के साथ बैठी थी, जैसे कोई असहाय माँ हो जो अपनी बेटी के प्यार के लिए तरस रही हो। तभी गीता कराहते हुए बोली, मैं तो बस जोधपुर लौट रही थी, ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी प्लेटफॉर्म पर चक्कर आया और मैं गिर गई। दरअसल अवनी की याद में मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। मैं तो बस उसे एक बार देखना चाहती थी और कल शाम होटल में जब मैं अवनी से मिली
तो ठीक से उसके साथ बात भी नहीं कर पाई। गौतम को यह तो पता भी नहीं था कि जिस शाम अवनी ने गौतम और प्रियंका को होटल रूम में साथ जाते देखा था, उस शाम अवनी के साथ गीता भी उसी होटल में मौजूद थी। अवनी घबराते हुए गौतम से बोली, इसलिए मैंने यहाँ ले आई गौतम। इस हालत में मैंने वापस नहीं भेज सकती थी। गौतम समझ गया था कि कहीं ना कहीं अवनी गीता के जाल में फंस चुकी थी। तभी गीता ने उस वक्त आंखों में झूठी मासूमियत भरते हुए अपनी आवाज में थोड़ी नरमी और दर्द घोल दिया। नहीं बेटा, मुझे जोधपुर वापस भेज दो। मैं ठीक हूँ अब। बस एक गलती हो गई जो तुम्हारी याद में खाना पीना छोड़ दिया, मगर अब तुम्हें देख लिया, अगले कई दिनों की कसर पूरी हो गई। गौतम अंदर से हिला हुआ था। उसे गीता की इस सडन एंट्री पर शक हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब इतनी आसानी से हो गया, लेकिन वो जानता था कि अभी कुछ भी कहना गलत होगा। साथ ही वो अवनी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो गीता से बोला, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है मम्मी जी, आप कुछ दिन यहीं रुककर आराम कीजिए। गौतम की बात सुनकर गीता ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर तभी अवनी थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए बोली, हमने कहा ना मॉम, आप कहीं नहीं जा रही हैं। रिया, मॉम को उनके कमरे में ले जाओ और उन्हें बेड पर आराम करने के लिए लिटा दो। रिया ने हाँ में अपना सिर हिलाया और गीता को सहारा देकर धीरे धीरे उसके पुराने कमरे की तरफ ले गई। गौतम चुपचाप खड़ा रहा, पर उसके चेहरे पर एक ठहराव था, मानो जैसे वो सब कुछ देख और समझ रहा हो। कमरे में पहुंचकर रिया ने गीता को आराम से बेड पर लिटाया और फिर खुद पानी लाने के लिए बाहर निकल गई। कमरे में अब एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे दीवारों के कान हो और हवा भी कुछ सुनने को बेकरार हो। जैसे ही रिया बाहर गई, गीता के चेहरे की मासूमियत एकदम बदल गई। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभरी और उसने चुपके से अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाया हुआ मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया। हेलो निशा, मैं विला में वापस आ गई। हाँ, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे अवनी और गौतम के दिल में वापस से अपनी जगह बना लूंगी। ये लोग मुझे बीमार समझ रहे हैं और मैं इसी बीमार हालत का फायदा उठाकर इस पूरे विला पर दोबारा हक जमा लूंगी। देखती हूँ इस बार कौन मेरे और इस विला के बीच में आता है। गीता की आंखों में एक चमक थी। वो वही पुरानी चालाक और स्वार्थी गीता बन चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो साजिश वो अब तक चुपके से बुन रही थी, उसका पर्दा अब उठने वाला था। गीता अब भी मुस्कुराते हुए निशा से बात कर रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, जिससे वो ठिठक गई और जिस हाथ में उसने मोबाइल पकड़ा था वो कांपने लगा। दरवाजे पर रिया खड़ी थी, हाथ में पानी का ग्लास और आंखों में हैरानी, गुस्सा और दर्द का तूफान लिए। आप तो बीमार थी ना, लेकिन ये क्या जो मैं सुन रही हूं कि सब नाटक है, और वो भी इस विला को पाने के लिए। गीता एक पल के लिए सकपका गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल गीता उठी और तेज कदमों से रिया की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और तभी वो रिया के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? छुपकर मेरी बातें सुन रही थी? अपनी औकात में रह रिया। अवनी मेरी बेटी है और ये विला उसका है। तू बस यहाँ एक मेहमान है, तो अपनी हद में रहना सीख। अगर तूने किसी से मेरे बारे में कुछ कहा तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना। गीता का ये रौद्र रूप देखकर रिया सहर उठी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पानी का ग्लास कांपने लगा। उसने डरते डरते सिर झुका लिया और चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में एक डर साफ झलक रहा था, गीता का डर। यहाँ क्या हो रहा है? तभी हॉल से किसी के आने की आहट हुई और अगले ही पल गौतम वहां पहुंचा और कमरे में हलचल देखकर ठिठक गया। उसकी नजर सबसे पहले गीता पर गई। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है ना? गीता तुरंत अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाई और नाटक करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बहुत दिनों बाद रिया से मिल रही थी तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई बस। गौतम ने गीता की बात पर सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर रिया की आंखों में कुछ और पड़ रही थी। उसे साफ लग रहा था कि बात सिर्फ मिलने जुलने की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और गीता को आराम करने की सलाह देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में गीता के लिए डर और घृणा दोनों थी। दूसरी तरफ गीता अपने बेड पर इस तरह लेटी थी जैसे कोई रानी अपने सिंहासन पर विराजमान हो।
अपना विला वापस पाकर कितनी राहत मिल रही है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी और एक दिन इस विला की मालकिन भी बनूंगी। अगली सुबह गौतम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि उसे नीचे हॉल में कुछ आवाजें सुनाई दी। वो नीचे आया और देखा कि लिविंग एरिया में अवनी के साथ अनिल भी मौजूद थे, जो शायद उसी वक्त गीता का हाल सुनकर जोधपुर से आए थे। उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी, जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो। गौतम को देखकर अवनी बोली, गौतम, मैंने माँ की तबीयत की वजह से पापा को भी बुला लिया है। गौतम अनिल के पैर छूते हुए अवनी से बोला, तुमने बिल्कुल सही किया अवनी, उनकी देखभाल जरूरी है। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक अजीब सा आदमी हॉल में दाखिल हुआ। वो घूर घूर कर पूरे घर को देख रहा था और उसने डॉक्टर की पोशाक पहनी थी। साथ में उसके हाथ में एक मेडिकल किट भी थी। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर हूं और मैं यहां मरीज को देखने आया हूं। सब एक पल के लिए चौंक गए। अनिल ने हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखा। मगर डॉक्टर साहब, आपको किसने बुलाया? मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मैं मरीजों की खुशबू से पहचान लेता हूं कि उन्हें मेरी जरूरत है और मैं खुद ही वहां पहुंच जाता हूं जहां मेरी जरूरत होती है। यह कहकर डॉक्टर सीधा ऊपर की ओर बढ़ गया, जैसे उसे पहले से पता था कि मरीज किस कमरे में है। सब लोग उसकी बातों से अचंभित थे, क्योंकि वो डॉक्टर कम और कॉमेडियन ज्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी सब उसके पीछे चल दिए। डॉक्टर ने गीता के रूम में पहुंचते ही बिना किसी भूमिका के उसकी नब्ज थामी, आंखें देखी और उसके सीने पर स्टेथोस्कोप लगाकर कुछ देर तक सुना। इस बात से गीता के चेहरे पर भी हैरानी आ गई। वहां मौजूद सभी की आंखें उस डॉक्टर पर टिकी थी। अवनी, गौतम, अनिल और रिया यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहां चल क्या रहा था। तभी उस डॉक्टर के चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई और वो सीरियस होते हुए बोला, इस औरत को कैंसर है। ये शब्द जैसे ही डॉक्टर के मुंह से निकले, कमरे में सन्नाटा छा गया। अवनी और अनिल के चेहरे सफेद पड़ गए। रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं और गौतम एक पल के लिए वो भी स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी अचानक गौतम ने खुद को संभाला। अब उसकी आंखों में संदेह था। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मम्मी जी को कैंसर है। गौतम की ये बात सुनकर डॉक्टर का चेहरा तमतमा उठा। वो गुस्से में आकर सीधा गौतम के सामने खड़ा हो गया। क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? मैंने अपनी जिंदगी इसके इलाज में लगा दी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। डॉक्टर के वो शब्द सुनकर अवनी और गौतम को लगा जैसे उन्हें डेजावू हो रहा हो, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो दोनों ऐसे शब्द सुन चुके थे। डॉक्टर की आवाज ऊंची होती जा रही थी, लेकिन गौतम बिल्कुल शांत खड़ा रहा। तभी अवनी आगे आई और डॉक्टर और गौतम के बीच में खड़ी हो गई। लिसन डॉक्टर, गौतम को मेडिकल की बहुत अच्छी नॉलेज है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने कैसे जान बचाई है लोगों की। इसलिए अगर वो शक जता रहा है तो शायद वो सही होगा। डॉक्टर कुछ कहता, उससे पहले ही गीता धीरे से उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान और बनावटी दर्द का अजीब मेल था। मैं जानती हूँ कि तुम लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। काश मैंने जिंदगी में कुछ और देख लिया होता और अपने सारे सपने पूरे कर पाती, लेकिन अब लगता है मेरे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। अब बस एक ही आखिरी आस बाकी है मेरे दिल में। मैं अपना आखिरी वक्त अपनी बेटी और दामाद के साथ बिताना चाहती हूँ। गीता की आवाज में भावनाओं की मिठास थी, लेकिन गौतम की आंखें उसकी हर हरकत को परख रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि गीता और डॉक्टर आपस में मिले हुए थे और गीता वो नाटक सिर्फ उस विला में रहने के लिए कर रही थी। वहीं रिया पहले से ही गीता का सच जानती थी, लेकिन फिर भी वो शांत खड़ी थी, क्योंकि गीता ने उसे धमका कर रखा था। तभी गौतम ने डॉक्टर की तरफ एक गहरी नजर डाली और फिर सीधा सवाल दागा, वैसे डॉक्टर, किस मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है आपने? ये सवाल सुनते ही डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाया। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा और उसकी नजरें झुक गईं। गौतम को पूरा यकीन हो गया कि उसका शक सही था। वो डॉक्टर को धीरे से इशारा कर हॉल की तरफ ले गया, जबकि सब वहीं गीता के पास रुके रहे। हॉल में पहुंचते ही गौतम ने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर को एक वीडियो दिखाया, जिसमें वो डॉक्टर झुनझुनवाला को पुलिस से पकड़वाते हुए दिख रहा था। गौतम उस डॉक्टर से सीरियस टोन में बोला, देख रहे हो, ये 2 दिन पहले का वीडियो है।
इस झोला छाप डॉक्टर को मैंने जेल भिजवाया था। अब सच सच बताओ तुम कौन हो, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। डॉक्टर के पांव कांपने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब झोला छाप छोड़ो, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूं, मैं एक मामूली सा पॉकेट मार हूं। आपकी सास ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर बनकर आओ और उन्हें बीमार बताओ। मैं तो कल शाम से पहले उनसे मिला भी नहीं था। उन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर से उठाया था और ये काम करने के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। मैंने पैसे के लालच में हां कर दी। गौतम मन ही मन मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ झुककर धीमे से बोला, अब जो मैं कहूं वो करो। उनके कमरे में जाकर बोलो कि तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया है, और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, साहब मैंने तो आपको बता दिया है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। वैसे आपकी सास की नकली बीमारी का क्या इलाज बताना है सबको? गौतम ने धीरे से उस पॉकेट मार के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गीता के रूम में सब डॉक्टर और गौतम के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। जब वो दोनों वापस से अंदर दाखिल हुए, डॉक्टर थोड़ी सीरियस शक्ल बनाकर सबके सामने बोला, मैंने पूरी जांच कर ली है, इनकी बीमारी ठीक हो सकती है और इसका इलाज है पूरे 100 थप्पड़। डॉक्टर की बात सुनते ही कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरानी से डॉक्टर को देखने लगे। वहीं गीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तमतमा कर बोली, ये डॉक्टर सही नहीं है, मुझे इससे इलाज नहीं कराना। तभी गौतम ने कहा, तो फिर ठीक है मम्मी जी, चलिए हॉस्पिटल, वहां आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे। अगर आपको कैंसर है तो वहां पता चल जाएगा। गीता फंस चुकी थी। अगर वो हॉस्पिटल जाती तो टेस्ट में साफ हो जाता कि उसे कोई बीमारी नहीं है, और अगर नहीं जाती तो उसे 100 थप्पड़ों का इलाज कराना पड़ता। क्या फैसला लेगी गीता? क्या गीता का झूठ सबके सामने आने वाला था? क्या इस बार अवनी गीता को उसके झूठ के लिए माफ करेगी? गीता बेड पर घबराई हुई बैठी थी। वो अभी भी फैसला नहीं ले पाई थी कि आखिर उसे करना क्या था। गौतम की चाल ने उसे बुरी तरह से फंसा दिया था और अब उसे ऐसा लगने लगा था मानो जैसे उसका नाटक खत्म ही होने वाला था। तभी अचानक अवनी थोड़ा इरिटेट होते हुए उस नकली डॉक्टर से बोली, क्या बकवास है ये? थप्पड़ से कोई बीमारी ठीक होती है क्या? उस नकली डॉक्टर ने घबराते हुए गौतम की तरफ देखा, मानो जैसे वो गौतम से मदद की गुहार कर रहा हो। गौतम की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी और वो अवनी की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर सही कह रहे हैं, ये एक बहुत पुरानी एंशिएंट टेक्निक है जिसमें स्पर्श के माध्यम से बीमारी को दूर किया जाता था। इसे कहते हैं मैजिकल टच थेरेपी। उस नकली डॉक्टर ने राहत की सांस ली और मन ही मन जोर से हंसा। गीता की नजरें अब सीधे गौतम पर थीं। उसकी आंखों में हैरानी नहीं बल्कि गुस्से की झलक थी। उसे समझ में आ गया था कि ये सब गौतम की ही चाल थी। वो बखूबी समझ चुकी थी कि नकली डॉक्टर को थप्पड़ वाला इलाज बताने का आइडिया गौतम का ही था, पर अवनी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने फिर एक सवाल खड़ा किया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम मॉम को हॉस्पिटल ले जाएंगे। गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। अगर वो हॉस्पिटल जाती तो उसका झूठ वहीं पकड़ा जाता। इसलिए अब उसके पास थप्पड़ खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो घबराते हुए बोली, नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। जो हॉस्पिटल जाता है वो वापस नहीं आता। मैं यहीं इलाज करवाऊंगी। गौतम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने चुपके से डॉक्टर की तरफ देखा और अपनी आंखों से इशारा किया। नकली डॉक्टर तुरंत गौतम की बात समझ गया और आगे बढ़कर बोला, मेरा हाथ बहुत मजबूत है, मैं किसी भी मरीज को थप्पड़ नहीं मार सकता, इसलिए आप लोगों में से ही किसी को मरीज को ये थेरेपी देनी होगी। सबकी नजरें अब एक दूसरे की तरफ घूमने लगी। अनिल ने नजरें झुका ली। गौतम चुप खड़ा रहा। तभी अवनी बोली, मैं अपनी माँ को थप्पड़ नहीं मार सकती। इस थेरेपी का कोई और तरीका भी तो होगा। आई एम सॉरी, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट का कैंसर आगे ना बढ़े तो आपको इन्हें थप्पड़ लगाने ही होंगे। एक पल के लिए माहौल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन गौतम ने एकदम से बीच में बोलते हुए सबको चौंका दिया, क्यों ना रिया मम्मी जी को थेरेपी दे? आखिर उसने इनकी देखभाल की है पिछले काफी टाइम से, तो इनका इलाज करने का मौका भी उसी को मिलना चाहिए। सबकी नजरें अब रिया पर टिक गईं। रिया थोड़ी सहम गई थी, लेकिन तभी गौतम धीरे से उसके पास आया और बहुत ही नर्म आवाज में बोला, वक्त आ गया है रिया, अपना बदला लेने का। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा।
ये कहते हुए गौतम ने धीरे से रिया को आंख मारी। गौतम की ये बात सुनकर रिया के चेहरे पर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक उभरी। वो धीरे धीरे गीता के पास बढ़ी। गीता बेड पर बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रिया ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, गीता की सांसें तेज हो गईं। आपको जल्दी ठीक करना है ना आंटी जी, तो लीजिए, शुरू करते हैं आपकी मैजिकल टच थेरेपी। अगले ही पल रिया का पहला थप्पड़ गीता के गाल पर पड़ा। अवनी वो सब नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उस रूम से बाहर निकल गई। गीता की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसके होठों पर अब भी एक बनावटी मुस्कान थी। हाँ, बहुत सालों बाद कोई अपना यूं प्यार कर रहा है। कोई बात नहीं रिया बेटी, लगी रहो। रिया ने एक के बाद एक थप्पड़ गीता के गाल पर लगाए। थप्पड़ों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द भी साफ झलक रहा था जो उसने गीता के अत्याचारों से झेला था। गीता का चेहरा अब लाल पड़ चुका था, उसकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन सबके सामने वो अब भी मुस्कुराने का ढोंग कर रही थी। 20-25 थप्पड़ों के बाद रिया का हाथ दुखने लगा था। उसने थोड़ा रुककर अपने हाथ को सहलाया। तभी वो नकली डॉक्टर बोला, कोई बात नहीं, आप दिन में 4 बार 25-25 थप्पड़ दे सकती हैं। ये डोज 1 हफ्ते तक चलेगा, तभी मरीज की बीमारी जड़ से खत्म होगी। फिलहाल मैं चलता हूं, अब शायद कभी यहां लौट कर ना आना पड़े। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से जल्दी से खिसक गया। सब लोग भी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। गीता अब भी बेड पर बैठी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से की एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। वो गुस्से से अपने दांत पीसकर धीरे से बड़बड़ाई, गौतम, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं इसका बदला जरूर लूंगी और एक दिन तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। गीता की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसके अंदर का जहर अब उबलने लगा था। गौतम जब अपने रूम में वापस आया तो उसने देखा कि अवनी अकेले बेड पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा कुछ खोया हुआ लग रहा था। गौतम ने धीरे से अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए और बेड के किनारे बैठते हुए अवनी के चेहरे की तरफ देखा। वो कुछ पल उसे बस यूं ही देखता रहा, मानो उसकी उदासी को अपनी आंखों में समेट रहा हो, और फिर धीरे से बोला, तुम ठीक तो हो ना अवनी? अवनी ने अपनी नम आंखों को पोंछने की कोशिश की, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, आज मॉम को इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा गौतम। मैंने उन्हें इस विला से बाहर निकाला था, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी तकलीफ में है। गौतम शांत बैठा अवनी की बातें सुन रहा था, और अवनी भी अपने दिल का हाल उसके सामने बयां कर रही थी। अवनी ने आगे कहा, आज जब उन्हें वीक देखा तो मेरे अंदर गिल्ट भर गया। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। कहीं मैं एक बुरी बेटी तो नहीं? गौतम की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं। वो जानता था कि गीता बीमार होने का नाटक कर रही थी, लेकिन अवनी के चेहरे पर गिल्ट देखकर उसका दिल भारी हो गया। उसने अवनी के हाथ को अपने हाथ में लिया और हल्की मुस्कान के साथ उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम बिल्कुल भी बुरी बेटी नहीं हो और ना ही बुरी इंसान। तुम परेशान मत हो अवनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ सब सही हो जाता है। अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और अपना सिर गौतम के सीने पर रख दिया। गौतम ने अपने बाजुओं में उसे भर लिया। उस पल में न कोई चाहत थी, न कोई वासना, बस सुकून था। गौतम ने उसके बालों को धीरे से सहलाना शुरू किया, जिससे अवनी को काफी बेहतर महसूस हुआ। अवनी की सांसें अब स्थिर हो रही थी। उसकी धड़कन गौतम की धड़कन से मिलकर एक लय बना रही थी। कुछ पल बाद गौतम ने अवनी के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और उसके गाल पर एक प्यारा सा किस किया, और फिर उसके माथे को, और आखिरी में उसकी आंसुओं से भीगी आंखों को। फिर उसने अवनी की उन्हीं गहरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो अवनी। तुम ये सब सह रही हो, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ भी बुरा सहन नहीं करना पड़ेगा। अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। गौतम ने उसे अपने सीने से लगाकर धीरे से आंखें मूंद लीं। कमरे में एक सुकून भरा सन्नाटा फैल गया था और वो दोनों बिना कोई और शब्द कहे नींद की गोद में समा गए। दोपहर के वक्त प्रियंका सिद्धा फार्मा के ऑफिस में बैठी थी। गौतम उस रोज ऑफिस नहीं आया था, जिस वजह से प्रियंका को थोड़ा अजीब लग रहा था। गौतम आज ऑफिस क्यों नहीं आया?
कहीं उससे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? कल शाम भी वो मुझसे अजीब से सवाल कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हो? वो अपनी सोच में डूबी ही हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम लिखा था माहिरा। प्रियंका ने अपने ख्यालों को अपने दिल की गहराई में छुपाया और थोड़ा कांपते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से माहिरा की गुस्से से भरी आवाज आई। प्रियंका, तुमने गौतम को मारा क्यों नहीं? तुम फेल कैसे हो गई? प्रियंका ने एक लंबी सांस ली और जवाब दिया। माहिरा जी, मैंने गौतम को वो जहर पीते अपनी आंखों से देखा था जो आपने मुझे दिया था। इनफैक्ट मैंने खुद उसे वो जहर पिलाया था, लेकिन उसने उसे पीने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। आर यू श्योर आपने जो मुझे शीशी दी थी उसमें जहर ही था? माहिरा की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। प्रियंका ने उल्टा उसी से सवाल करके उसे असमंजस में डाल दिया था। माहिरा अपने मन में बड़बड़ाई। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने वो जहर खुद प्रोफेसर आचार्य से लिया था। उसने कहा था कि ये बहुत असरदार जहर है, जिसकी एक बूंद भी 20 लोगों को कुछ ही सेकंडों में मौत की नींद सुला सकती है। तो फिर गौतम पर इतने सारे जहर का असर क्यों नहीं हुआ? कहीं प्रियंका झूठ तो नहीं बोल रही है? हो सकता है उसने गौतम को वो जहर दिया ही ना हो, या फिर। अचानक से माहिरा के कानों में प्रोफेसर आचार्य की बातें गूंजने लगी, जब उसने इस बात पे शक जताया था कि गौतम के अंदर आकाशिक ऊर्जा समाई हुई थी जो उसे एक सुपर पावर दे रही थी। माहिरा के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसने फोन को कसकर पकड़ा और प्रियंका से बोली, अब तुम मेरे अगले आदेश तक कुछ मत करना, और किसी भी हाल में गौतम को शक नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो, समझी? ठीक है माहिरा जी। माहिरा ने बिना और कुछ कहे फोन काट दिया। प्रियंका कुछ देर तक मोबाइल की स्क्रीन को देखती रही और फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो गया था। एक तरफ उसका डर था और दूसरी तरफ गौतम के लिए उसका गिल्ट। कहीं ना कहीं उसके दिल का एक कोना इस बात से खुश था कि गौतम को कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिमाग उस बात से डरा हुआ था कि अगली बार माहिरा उसे किस तरह चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, और वो भी खुद प्रियंका का इस्तेमाल करके। रात के वक्त जैसलमेर के क्लब में एक बेहद आलीशान पार्टी चल रही थी। चमकते शैंडलियर्स, तेज म्यूजिक और डिजाइनर आउटफिट्स में सजे लोग उस पार्टी की रौनक बढ़ा रहे थे। क्लब का हर कोना लग्जरी और पैसे की चमक से भरा हुआ था। उसी क्लब के सबसे एक्सक्लूसिव लाउंज में, जहां सिर्फ खास मेहमानों को जाने की इजाजत थी, एक मिडिल एज्ड आदमी फुल सूट बूट में लेदर की आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। उसकी पर्सनालिटी में एक शाही ठहराव था और उसकी उंगलियों के बीच एक इंपोर्टेड सिगार जल रही थी। उसका नाम था सुनील दुरेजा, जैसलमेर का सबसे बड़ा अंडर द टेबल बिजनेसमैन। सुनील के सामने बैठा एक और मिडिल एज्ड आदमी अपनी आंखों में चिंता और डर लिए सुनील को मनाने की कोशिश कर रहा था। आप समझ नहीं रहे मिस्टर सुनील दुरेजा, मेरा पूरा कार्गो शिप अरब सागर में आए तूफान में डूब गया है। मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है। मैं अभी आपको पैसे नहीं चुका सकता। मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। सुनील ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी सिगार का एक गहरा कश लिया और फिर बेहद ठंडे अंदाज में उस आदमी की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कार्गो डूबा या तुम खुद डूब गए। मैंने तुम्हें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके हिसाब से मुझे अब तक मेरी डिलीवरी मिल जानी चाहिए थी। मैं पहले ही बहुत वक्त दे चुका हूं। अब या तो मुझे मेरी डिलीवरी दो या फिर प्रोजेक्ट के पूरे पैसे भरो। वो आदमी अब थोड़े गुस्से में और बौखलाए अंदाज में बोला, तुमने मुझे लीगल कॉन्ट्रैक्ट दिया था और अब मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। अगर ज्यादा दबाव बनाया तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। उस आदमी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि लाउंज के पीछे के अंधेरे कोने से एक 25-26 साल का नौजवान तेजी से बाहर आया और एक झटके में उस आदमी का गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में नशा और हैवानियत साफ झलक रही थी। वो था संकल्प दुरेजा, सुनील दुरेजा का इकलौता बेटा। अगर तूने पुलिस का नाम भी लिया ना तो तेरा और तेरी पूरी फैमिली का फ्यूनरल एक ही दिन होगा। वो आदमी बुरी तरह घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हाथों से सुनील की तरफ देखा और तुरंत अपनी गलती मान ली। माफ कर दीजिए मिस्टर दुरेजा, अगले हफ्ते तक आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। मैं वादा करता हूं। सुनील ने सिगार बुझाई और एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे कोई राजा अपने सेवक को क्षमा दे रहा हो। 10 मिनट में आ रहा हूं। 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 10 मिनट में आ रहा हूं
वो आदमी तेजी से लाउंज से बाहर निकल गया। संकल्प अब भी गुस्से में था, लेकिन एक अजीब से कॉन्फिडेंस के साथ सुनील की तरफ देख रहा था। डैड, जब तक मैं आपके साथ हूं आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वो लड़खड़ाते हुए डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। वहां उसका स्वागत कई ग्लैमरसली ड्रेस्ड लड़कियों ने किया। म्यूजिक तेज था और संकल्प का नशा अपने चरम पर। वो लड़कियों के साथ बेहद इंटीमेट डांस करने लगा। कभी किसी के बालों में हाथ फेरता, कभी किसी के गले में हाथ डालता। उसके चेहरे पर एक पागलपन की चमक थी। सुनील ने विस्की का सिप लेते हुए संकल्प को देखा और धीमे से बड़बड़ाया, ये पूरा पागल है, पर इसका यही पागलपन मेरी असली ताकत है। तभी उसके पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने कैजुअली स्क्रीन की तरफ देखा। फोन पर जो नाम उभरा वो सुनील के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ले आया। स्क्रीन पर लिखा था गीता अग्रवाल। सुनील ने तुरंत कॉल रिसीव किया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह गीता, इतने सालों बाद कॉल किया। मुझे लगा तुम अपने कॉलेज फ्रेंड को भूल गई। फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी सी आवाज आई, जिसमें बीते समय की थकान और एक नई साजिश की गूंज थी। ऐसा नहीं है सुनील, मैं बस अपनी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी। कैसी प्रॉब्लम है गीता, बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर दूंगा। गीता की आवाज में अब एक बदले की आग जलने लगी थी। इसलिए तो तुम्हें फोन किया है सुनील, ताकि तुम मेरी इकलौती प्रॉब्लम को खत्म कर सको। मेरी उस इकलौती प्रॉब्लम का नाम है गौतम। आखिर कौन है ये सुनील और संकल्प? क्या वो गीता की मदद के लिए गौतम को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या माहिरा को गौतम की सुपर पावर्स का पता चल जाएगा? क्या गौतम चारों तरफ से मुसीबत से घिरने वाला था? सुनील, मेरी बेटी अवनी की जिंदगी बर्बाद हो गई है उस गौतम की वजह से। सालों बाद अपने पुराने दोस्त से बातें करते हुए गीता अपने मन की भड़ास निकाल रही थी, वो भी अपनी खुद की बेटी के पति गौतम के लिए। वो जानती थी कि अगर इस दुनिया में कोई पूरी शिद्दत से उसकी मदद कर सकता था तो वो सिर्फ एक ही शख्स था, सुनील दुरेजा। और उसका सोचना सही भी था, क्योंकि सुनील को सच में गीता की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो गया था। वो गीता की फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ गीता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने सोचा था कि मेरी बेटी किसी बड़े घर की बहू बनेगी, लेकिन उसके दादाजी ने उसे एक गरीब लड़के से बांध दिया। काश अवनी की शादी किसी खानदानी लड़के से हुई होती तो आज उसे इतनी तकलीफें ना झेलनी पड़ती। गीता की आवाज में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे कहीं एक गहरी साजिश भी छिपी हुई थी, और शायद यही साजिश किसी को अपनी ओर खींच रही थी। एक पुराना दोस्त, एक पुराना चाहने वाला, सुनील। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं गीता, साफ साफ बताओ। सुनील, क्या तुम्हें कोई ऐसा खानदानी लड़का पता है जो अवनी और गौतम के रिश्ते के बीच दरार डाल सके? मैं चाहती हूँ कि अवनी का गौतम से डिवोर्स हो जाए। उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दूंगी जो उसे असली रॉयल जिंदगी दे सके। गीता की बातें सुनील के दिल में गहराई तक उतर गई थी। कॉलेज के जमाने की यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी, जब वो और गीता साथ में इकोनॉमिक्स की क्लासेस लिया करते थे, जब लाइब्रेरी में दोनों एक ही किताब को शेयर करते थे, जब गीता की हंसी सुनील के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज लगती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक गीता ने उसे बताया था कि वो अनिल से शादी कर रही है। उस समय सुनील का दिल जैसे टूटकर चकनाचूर हो गया था। उसे लगा था कि गीता को भी उससे फीलिंग्स थीं, लेकिन गीता ने अपनी प्रैक्टिकल सोच को चुना था। अनिल एक राजघराने से था, एक बड़ी लेगेसी का वारिस, और सुनील उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन उस रिजेक्शन ने उसे वो बना दिया जो आज वो था, एक बेहद ताकतवर बिजनेसमैन, रूथलेस और बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड। कुछ साल पहले एक पार्टी में गीता और सुनील की फिर से मुलाकात हुई थी। दोनों ने फॉर्मल बातें की थी, नंबर एक्सचेंज किए थे, और आज इतने समय बाद गीता ने उसी दोस्त से मदद मांगी थी। सुनील के दिल में अब भी गीता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, और यही सॉफ्ट कॉर्नर आज उसे मजबूर कर रहा था उसके लिए कुछ करने को। लाउंज के उस एकांत कोने में बैठा सुनील अब विस्की का एक और सिप लेते हुए अपने सामने डांस फ्लोर की ओर देखने लगा, और तभी उसकी नजर अपने बेटे संकल्प पर पड़ी। संकल्प नशे में चूर था, लड़कियों के बीच घिरा हुआ, रंगीन लाइट्स के बीच नाचता, हंसता, लड़खड़ाता। सुनील ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की और मन ही मन सोचा,
हमारी लव स्टोरी अधूरी रह गई गीता, लेकिन क्या पता तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा हमारी अधूरी कहानी को मुकम्मल कर दे। सुनील के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान तैरने लगी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें उम्मीदें भी थीं और चालाकी भी, लेकिन सबसे ज्यादा था अधूरे से पूरे होने का एहसास। वो जानता था कि अगर अवनी की शादी उसके बेटे संकल्प से हो जाए तो गीता से उसका रिश्ता मजबूत हो जाएगा और शायद उसके अधूरे अरमान भी थोड़े बहुत पूरे हो जाएं। लेकिन फिर उसी पल एक सवाल ने उसे झकझोर दिया। क्या संकल्प उस शादी के लिए तैयार होगा? क्या वो जिम्मेदारी उठाएगा? वो लड़का जो अब तक सिर्फ ड्रग्स, अल्कोहल और क्लबिंग में ही डूबा रहता था। सुनील की नजर फिर से डांस फ्लोर पर पड़ी, जहां संकल्प अब भी किसी लड़की के साथ बेहद इंटीमेट अंदाज में नाच रहा था। लड़की की कमर उसके हाथों में थी और उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी। तभी सुनील के दिमाग में एक ताजा झटका सा आया, एक आइडिया, एक ऐसा प्लान जो शायद संकल्प को अवनी के करीब ला सकता था। उसने विस्की का आखिरी सिप लिया, सिगार को एस्ट्रे में दबाया और गीता को आश्वासन देते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो गीता, तुमने मुझसे मदद मांगी है, अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त से। मैं तुमसे वादा करता हूं कि न सिर्फ तुम्हारी बेटी का उसके पति से डाइवोर्स होगा, बल्कि उसकी लाइफ में मैं इस दुनिया का सबसे खानदानी लड़का लेकर आऊंगा। तुम बस मेरे अगले कॉल का इंतजार करना। सुनील ने गीता को हेल्प करने का वादा किया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। क्लब का म्यूजिक अब भी गूंज रहा था। संकल्प अब भी अपने जुनून में नाच रहा था, लेकिन सुनील दुरेजा अब एक नए खेल की शुरुआत कर चुका था और उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, गेम ऑन। सुबह के 4 बज रहे थे जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन जैसलमेर की एक आलीशान हवेली के दरवाजे पर एक महंगी ब्लैक कार आकर रुकी। उस कार से लड़खड़ाते हुए संकल्प बाहर निकला, डिजाइनर सूट में, आंखों पर चढ़ा नशा और चाल में वो बेफिक्री जो सिर्फ एक बिगड़े हुए रईसजादे में होती है। जैसे ही उसने हॉल का दरवाजा खोला, उसकी नजर लिविंग एरिया के सोफे पर बैठे अपने पिता सुनील दुरेजा पर पड़ी। डैड, आप अभी तक जाग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? कहीं फिर से तो किसी ने आपको धमकाने की कोशिश तो नहीं की? मुझे उसका नाम बताइए, मैं अभी उसे और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है संकल्प, बस सोचा तुमसे कुछ बात कर लूं, इसलिए तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। संकल्प को थोड़ा अजीब लगा। वो सीधा अपने पिता के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और अपने शूज उतारते हुए बोला, मुझसे बात करनी है? पर मुझे तो लगा था आप दुबई कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए होंगे। वो पोस्टपोन हो गया, और वैसे भी मुझे अब ये भागदौड़ पसंद नहीं आती। उम्र हो रही है बेटा, अब मैं चाहता हूं कि तू मेरा सारा बिजनेस संभाले। संकल्प ने एक लंबी उबासी ली और विस्की की बोतल की ओर देखा जो टेबल पर रखी थी। वो अपनी जगह से उठकर उस टेबल के पास गया और अपनी ड्रिंक बनाते हुए बोला, डैड, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूं, लेकिन अब पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना अभी पॉसिबल नहीं है। ये मेरे खेलने खाने के दिन है, अभी मैं लाइफ एंजॉय करना चाहता हूं। सुनील ने एक हल्की मुस्कान दी। वो जानता था कि उसके बेटे की फितरत क्या है और वो उसे कभी फोर्स नहीं करता था, लेकिन आज उसके मन में कुछ और ही था। मुझे तुमसे बस इतनी एक्सपेक्टेशन है कि तुम मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को संभालो। एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है मेरी एक पुरानी दोस्त की बेटी के साथ। कौन है वो लड़की डैड? अवनी अग्रवाल, मेरे कॉलेज की दोस्त गीता की बेटी है। संकल्प ने थोड़ा सोचते हुए सिर हिलाया। ठीक है डैड, मैं कल सुबह ही पेपर्स तैयार करवा देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाएगा। इतना कहकर संकल्प अपनी ड्रिंक लेकर अपने रूम की ओर चला गया। उसकी चाल अब भी नशे से डगमगा रही थी। सुनील ने विस्की का एक घूंट और लिया और अकेले में मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तुमसे सीधा अवनी से शादी करने को कहता तो तुम कभी ना मानते बेटा, लेकिन अगर तुम उसके साथ काम करोगे तो शायद उसे पसंद करने लगो। उसकी आंखों में चमक थी, एक प्लान की, एक चाल की, जो वो अपने बेटे और अवनी के लिए बुन रहा था। 2 दिन बाद गौतम के विला में रिया ट्रे में गीता का खाना लेकर उसके कमरे से बाहर निकल रही थी। जैसे ही वो कॉरिडोर में आई, उसकी नजर लिविंग एरिया में खड़े एक लड़के पर पड़ी। वो नजरें उठाकर उस विला को घूर घूर कर देख रहा था और उसके बगल में खड़ी थी एक स्लिम, बोल्ड और मॉडर्न सी लड़की। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि संकल्प दुरेजा था और उसके साथ जो लड़की खड़ी थी वो थी उसकी सेक्रेटरी करिश्मा। रिया
हैरानी से उसके पास जाकर धीरे से बोली, जी आप यहां किससे मिलने आए हैं? संकल्प ने रिया को छोटी नजरों से देखा। हाथ में ट्रे पकड़े होने और सिंपल कपड़े पहनने की वजह से संकल्प रिया को घर की नौकरानी समझते हुए एटीट्यूड में बोला, हे सुनो, इस घर की मालकिन को बुलाओ। रिया थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर शांत होकर बोली, मैं इस घर की नौकर नहीं हूं। संकल्प को रिया के बोलने का अंदाज चुभ गया और उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ गया। तमीज सिखाओ पहले अपनी जबान को। तुम्हारे जैसे लोग जब ऊंची जगहों पर आ जाते हैं तो खुद को रानी समझने लगते हैं। रिया अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन उसने बिना अपनी आवाज ऊंची किए सीरियस होकर बोला, आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए। मैं यहीं रहती हूं, उल्टा आप इस घर में अनजान हैं। संकल्प का गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ गया था। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ यू फूल। तुझे पता भी है मैं कौन हूं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई और गौतम वहां आ पहुंचा। क्या चल रहा है यहाँ? कौन हो तुम? गौतम ने रिया की आंखों में हल्की नमी और गुस्सा देखा और तुरंत सिचुएशन को समझ गया। संकल्प की नजर गौतम के सिंपल कपड़ों पर पड़ी और वो उसे भी एटीट्यूड देते हुए बोला, और तू कौन है? बॉडीगार्ड? रिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गौतम की तरफ से संकल्प को जवाब देते हुए बोली, ये हैं इस विला के मालिक मिस्टर गौतम सिंह राठौड़। संकल्प को जैसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो फिर भी वही घमंड और बेअदबी से बोला, हो काफी बड़ा नाम है, लेकिन नाम से कोई बड़ा नहीं बन जाता। कैरेक्टर और हुलिया भी होना चाहिए। गौतम की मुट्ठियां कस चुकी थीं। वो उसके हर शब्द को बहुत बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब हद पार हो चुकी थी। तभी करिश्मा, जो अब तक शांत खड़ी थी, सामने आकर बोली, एक्सक्यूज मी, आप गौतम सर है ना? मैं आपसे मिस्टर सनी गोयनका की मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मिली थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। आप वाकई बहुत इंप्रेसिव पर्सनालिटी हैं। करिश्मा की बात सुनकर रिया थोड़ी मुस्कुराई, लेकिन संकल्प के चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी। इंप्रेसिव? मेरी सेक्रेटरी हर किसी से इंप्रेस हो जाती है मिस्टर गौतम। आप चाहे जो हो, मेरी दुनिया में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। गौतम की आंखों की लाली अब गुस्से में बदल चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि अब और नहीं। गौतम बस संकल्प को मुंह तोड़ जवाब देने ही वाला था कि तभी गीता अपने कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी और उसकी चाल में वो नकली गर्मजोशी थी जो सिर्फ चालबाज इंसान में होती है। अरे संकल्प बेटा, तुम तो सच में काफी बड़े हो गए हो। तुम्हारे पापा से तो बहुत बार बात होती है, लेकिन तुमसे मिलना आज हुआ। संकल्प ने अपने डार्क शेड्स उतारे और गीता के पैर छूकर बोला, गीता आंटी, आप अब भी उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं जैसा कि डैड ने बताया था। गौतम अब भी खड़ा था। उसकी नजरें संकल्प पर टिकी थीं, लेकिन अब उसके चेहरे पर सख्ती थोड़ी ढल गई थी। तभी गीता एक फेक स्माइल के साथ गौतम से बोली, गौतम, ये संकल्प है, मेरे कॉलेज फ्रेंड सुनील दुरेजा का बेटा, और ये अवनी के साथ एक नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम करने का ऑफर लेकर आया है। गौतम ने जबरन अपनी नाराजगी पी ली। गीता की बातों के बाद अब वो संकल्प से कुछ नहीं कह सकता था। उसने खुद को शांत करते हुए एक कोने में जाकर बैठना बेहतर समझा। गीता संकल्प और करिश्मा के साथ सोफे पर बैठ गई और उसके हालचाल लेने के बाद उसने अवनी को आवाज दी, अवनी बेटा, जरा नीचे आओ, एक खास मेहमान आया है। अगले ही पल सीढ़ियों से अवनी नीचे आई। उसकी साड़ी की सिल्क रोशनी में चमक रही थी और बाल खुले होने से वो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही थी। संकल्प की नजर जैसे वहीं थम गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वाह, आप अवनी हैं। हॉनेस्टली आई एम स्पीचलेस। गीता ने दोनों का परिचय करवाया और फिर रिया की ओर मुड़कर बोली, रिया, हमारे गेस्ट के लिए चाय और नाश्ता लेकर आओ। रिया ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और किचन की ओर चल दी। इधर अवनी और संकल्प के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी। अवनी जी, हमारी कंपनी दुरेजा कंस्ट्रक्शन जैसलमेर के आउटस्कर्ट्स में एक लग्जरी रेसिडेंशियल टाउनशिप बनाना चाहते हैं और ऑनेस्टली हमें आप जैसी एक्सपीरियंस डिजाइनर की जरूरत थी। संकल्प की बोली में अचानक एक ठहराव और पोलाइटनेस आ गई थी। अवनी को भी उसके बोलने का अंदाज काफी अच्छा लगा। वो एक स्माइल के साथ बोली, वैसे तो मैं काफी टाइम से काम से ब्रेक पर थी, लेकिन आपका ऑफर सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दैट्स ग्रेट।
हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, आप चाहें तो आज ही साइन कर सकती हैं। अवनी ने संकल्प की ओर मुस्कुरा कर देखा और सारी डिटेल्स जानने के बाद हां में सिर हिलाया। गौतम अब भी कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसकी नजरें अब भी संकल्प के हर हाव भाव पर थीं। इससे पहले अवनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती, गौतम अचानक से बीच में बोला, अवनी, एक बार साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पढ़ लेना, सेफ रहेगा। तभी गीता ने तुरंत बात काटी। इसकी जरूरत है, वो कंपनी मेरे दोस्त सुनील की है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अवनी भी गीता से सहमति जताते हुए बोली। हाँ गौतम, मॉम सही कह रही हैं, मुझे भी कोई डाउट नहीं है। अवनी ने खुशी खुशी बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े उस पर साइन कर दिया। गौतम का चेहरा सख्त हो गया। उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो चुप रहा। वहीं करिश्मा अब तक एक कोने में बैठी थी और उसकी नजरें गौतम पर टिकी थीं, जैसे कोई इंसान आसमान के तारे को देख रहा हो। तभी संकल्प अपनी जगह से उठा और उसने अवनी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू अवनी, आई होप तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। इतना कहते हुए उसने अवनी को एक जेंटल हग किया। अवनी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन उसने एक फेक स्माइल दे दी। लेकिन गौतम की नजरें उस हक पर टिक गईं और उसके अंदर कुछ जलने लगा, बहुत गहराई तक। संकल्प और करिश्मा वहां से निकल गए। जाते जाते करिश्मा ने एक बार फिर गौतम की ओर देखा। उसकी आंखों में वही सॉफ्ट एडमायरेशन थी। अवनी खुश थी। वो अपने नए काम की खबर देने के लिए सीधे अपने पिता अनिल के कमरे में चली गई। गौतम अब और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। उसका मूड पूरी तरह से ऑफ हो चुका था। उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। गीता वहीं खड़ी गौतम को जाते हुए देख रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाई, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो गौतम, अवनी को तो मैं तुमसे दूर करके ही रहूंगी, और आज मैंने ये पहली चाल जीत ली है। गीता अपनी चाल में कामयाब होगी। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके अवनी ने कोई गलती तो नहीं की? गौतम और अवनी की जिंदगी में अब कौन सा नया तूफान आने वाला था,